कम पढ़िए लेकिन क्वालिटी का पढ़िए। कि मैंने अपने रिसोर्सेज को बहुत कम रखा ताकि मैं उस कम रिसोर्स पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। वो ब्रॉड है तो आपको भी उसको ब्रॉडली ही पढ़ना है। आपका जब बॉडी रेस्ट पाता है, ब्रेन रेस्ट पाता है, तो जो क्वेश्चन होता है रिकॉर्ड करते हैं। स्मार्ट प्रिपरेशन करें। आईएएस का एग्जाम एक कंपटीशन है। सिलेबस कन्फाइंड है, चीजें कंटेन्ड है। पढ़ाई के घंटे अपने कम रखें कि मेरी बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट मिल सके। चलता रहूंगा पथ पर और एक दिन माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। आज जिस पर्सनालिटी के साथ हम लोग की मुलाकात है दोस्तों, आप लोगों को उनकी लाइफ में कुछ यही शायरी उतरती हुई दिखेगी। बचपन से ही कुणाल सिल्कू सर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, 0.1% सर्टिफिकेट होल्डर रहे। इसका मतलब समझिएगा, देश में सीबीएसई का एग्जाम जब होता है तो एक रैंक बनती है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें टॉप के जो बच्चे होते हैं उनको परसेंटाइल दिया जाता है। ये टॉप के 0.1% बच्चों में से एक थे। सफ़र वहीं रुका नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत थी। सर ने विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी गाइडेंस, प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली की ही, आईआईटी बीएचयू क्रैक किया जब वो क्लास 12th में ही थे, और तुरंत आईआईटी बीएचयू चले गए। पर रैंक से सेटिस्फाइड ना होने के कारण उन्होंने दोबारा ये मन में ठाना कि मैं दोबारा आईआईटी निकालूंगा, और 6 महीने की प्रिपरेशन के बाद उन्होंने दोबारा आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया, और इस बार उन्होंने आईआईटी खड़गपुर के अंदर अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह थी दोस्तों कि यहाँ तक आने के बाद ज़्यादातर लोगों को हैप्पी एंडिंग दिख जाती है कि आईआईटी का खड़गपुर में एडमिशन हो चुका है। पर अब और सुनिए, 650 बच्चों के बैच में 27वां नंबर था आपका। बहुत बढ़िया, प्लेसमेंट भी अच्छा हुआ होगा। और प्लेसमेंट होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में 2 महीने काम करने के बाद सर ने एडोबी ज्वाइन की। पर ये जो रास्ता है ना, ये जो स्ट्रीट है, वो ख्वाबों से बनती है। शायद इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी ख्वाब स्ट्रीट है, कि वो जो स्ट्रीट है उसमें एट द एंड आपको एक जादू की लाइट दिखाई पड़ रही है कि वहाँ तक पहुँचूंगा तो चैन मिलेगा, और जब वहाँ पहुँच जाता है इंसान तो वो स्ट्रीट आपको आगे का रास्ता भी दिखा देती है। तो इन्हीं ख्वाबों को आगे बढ़ाते हुए सर ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, और उसके बाद यूपीएससी में आने का अपना जो जद्दोजहद है वो चालू की। यूपीएससी में भी आ गए। अब इस लाइन को मैं जितनी आसानी से बोलता जा रहा हूँ, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि कितना मुश्किल है, पर यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद सर की जो अब रैंक है, जो फाइनल इनकी हायर की जो रैंक बनी है, विच इज़ सेकेंड इन द यूपी, सेकेंड इन द स्टेट ऑफ यूपी एंड 25th इन इंडिया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम कितना कुछ सीख सकते हैं। पर उससे पहले अभी हम लोग प्री शूट बैठे हुए थे सर के साथ, तो सर का एक बहुत प्रेवलेंट पॉइंट था कि मेरी कहानी एक ऐसी है जिससे ज़्यादातर लोग डीमोटिवेट ना हो जाएं, क्योंकि शुरुआत से सर इज़ ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। और मैंने सर से वही सवाल पूछा था, तो दोबारा पूछूंगा कि सर ये एक पैटर्न है आपके पास, मतलब हर जगह टॉप, हर जगह डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जामिनेशन आप ऐसे निकाल देते हैं कि जैसे बच्चों का खेल हो। कैसे हो रहा है सर ये? देखिए, अगर मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँ तो आई जस्ट टेल कि जो हमारी कैपेसिटी है वो एक्सेप्ट फ्यू माइनर वेरिएशंस ऑलमोस्ट सबकी सेम है। अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत सी स्पीशीज़ होती हैं। कुछ स्पीशीज़ का इंटेलेक्ट कम है, कुछ का ज़्यादा है। भाई बंदरों में भी चिंपैंजी इज मोर इंटेलिजेंट, राइट, बंदर इज लेस इंटेलिजेंट, ह्यूमंस आर मोस्ट इंटेलिजेंट। तो अगर आप ह्यूमन हैं तो ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छे आईक्यू को लेकर आप हैं, तभी आप ह्यूमन हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास अपनी कैपेसिटी कम है। केवल बात यह है कि आपको अपनी कैपेसिटी को समझना है, और उस कैपेसिटी को हम कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। तो जो मेरा शुरू से जो तरीका रहा, फॉर्मूला रहा, वो यही रहा कि कम पढ़िए लेकिन क्वालिटी का पढ़िए। और क्वालिटी से मैं ये मीन करता हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत विचित्र, कोई यूनिक किताब आ जाएगी मेरे सामने। आप एक किताब तय कर लीजिए, और वो किताब जो आप तय करेंगे वो मोस्ट ऑब्वियसली वही किताब होती है मोस्ट केसेस में, जो कि आपके सामने आपके टीचर या आपके जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम रखते हैं। आपको इस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, बिकॉज सारी किताबें 10%
5% के अंतर पे कंटेंट वही देती है। तो इसीलिए सब किताबें अच्छी हैं। बहुत बार ये भी हम ढूंढ रहे होते हैं कि भाई अच्छी किताब कौन सी है, तो इसमें भी बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। हर किताब मोटा मोटी सारा ज्ञान देती है। आप एक किताब को चुन लें, उससे पढ़ाई करें। इम्पॉर्टेंट बात केवल यही है जो मैंने फील किया, कि जो मैंने डिफरेंट किया बाकी लोगों से, माइट भी डिफरेंट किया बाकी लोगों से, वो यही था कि मैं कभी भी एक किताब के अलावा मैंने सिर्फ किताब नहीं पढ़ी है। आई हैव जस्ट रेड सिंगल बुक फॉर सिंगल टॉपिक। ये बात अलग है कि मैंने उस किताब को बार बार पढ़ा है, और साइमल्टेनियसली मैंने अपने बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट भी दिया है। मैंने कभी भी 4-5 घंटे या बहुत अगर एक्सट्रीम कंडीशन भी रही तो 10 घंटे से ऊपर पढ़ाई कभी नहीं की है। तो ये है कि आपका जब बॉडी रेस्ट पाता है, ब्रेन रेस्ट पाता है, तो चीज़ों को रेस्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, याद करता है। और अल्टीमेटली आपको एक बेसिक आईक्यू तो है ही, चीज़ों को याद भी करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यही दो मेरे जो है प्रिपरेशन में चीज़ें नहीं, कि मैंने अपने रिसोर्सेज को बहुत कम रखा ताकि मैं उस कम रिसोर्स पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ, ज़्यादा पढ़ पाऊँ, और मैंने पढ़ाई के घंटे अपने कम रखे ताकि मेरी बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट मिल सके, ताकि जो भी चीज़ को हम पढ़ें उसको फिर हम अच्छे से मेमोराइज कर पाए, मेरी बॉडी उसको अट्यून कर पाए उस चीज़ को। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो भूल जाते हैं, एक जंगल की तरह है सर, जो लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ पे एक ही टॉपिक पे 10 किताबें पढ़ लेते हैं और बाद में कंफ्यूज होते हैं। और सर ये लगता है एक मिसकंसेप्शन मुझे लगता है कि लोग कहते हैं यूपीएससी के लिए सब कुछ पढ़ना है। तो सर उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सब कुछ नहीं होता है। यूपीएससी का भी एक सिलेबस होता है। ये बात अलग है कि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, तो जब वो ब्रॉड है तो आपको भी उसको ब्रॉडली ही पढ़ना है। आप उसमें रिसर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। तो इसीलिए हम उतना ही पढ़ें किसी टॉपिक को जिससे हमको उस टॉपिक का एक बेसिक आइडिया हो जाए। अब अगर मुझे सपोज करिए कि इंडिया पाकिस्तान का अगर रिलेशन पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन, तो इस पे तो भाई पूरी पीएचडी हो सकती है। ठीक बात है। हमें एग्जाम में 200-250 वर्ड का एक आंसर लिखना है, तो मेरा पर्पस क्लियर होना चाहिए। मेरा पर्पस 2 लाख पन्ने की पीएचडी बुक नहीं है, मेरा पर्पस 200-250 वर्ड का एक आंसर है। तो 200-250 वर्ड में हम जितना लिख सकते हैं उतना ही पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी अगर हम पढ़ डालेंगे तो दिक्कत ये आती है कि हम क्या लिखेंगे। तो इसीलिए यूपीएससी की तैयारी में हम लोग अपना पर्पस ध्यान रखें कि हम बेसिकली जो चीज़ कर रहे हैं वो एग्जाम क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, ना कि ज्ञानी बनने के लिए। ये बहुत बड़ी बनना एक अलग एस्पेक्ट है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर करने के लिए मुझे केवल 250 से 300 वर्ड का एक आंसर लिखना है। तो मेरे पास उतना ही ज्ञान हमें चाहिए कि मैं उस 300 वर्ड के आंसर को अच्छे से लिख सकूं, रादर देन कि मैं 3 लाख पन्ने पढ़ डालूं और मैं 300 वर्ड ना लिख पाऊं। अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि ये चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि सर का जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल सर टू द पॉइंट है। मतलब आपने कहा कि मुझे जब पेपर क्लियर करना है तो मैं पेपर के लिए पढ़ रहा हूँ। कई लोग सर, जैसे सर ने बिल्कुल सही बात बोला, ज्ञानी बनने के लिए पढ़ते रहते हैं, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। सर अगला सवाल यहीं से आता है कि जो एक ऐसे, मान लीजिए आप, क्योंकि आप इस रास्ते से निकल चुके हैं, एक ऐसे लिखने के लिए लोग ये सोचते हैं बहुत बढ़िया अंग्रेजी होनी चाहिए या भाषा पे एक बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए। तो क्या सर ऐसा है कि एक आम आदमी आम भाषा में लिख सकता है ऐसे? देखिए, ऐसे को भी ना बहुत किया जाता है, बहुत बार मिसकंसीव। एक्चुअली आप जो एस्से लिख रहे हैं वो कोई लिटरेरी एस्से नहीं है। आप किसी लिटरेचर फेस्टिवल के लिए नहीं लिख रहे हैं जो आपको अपने लिटरेचर का ज्ञान उस पर बढ़ा रहा है। आप एस्से लिख रहे हैं प्रशासक बनने के लिए, आप एस्से लिख रहे हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। एस्से को जो आदमी चेक कर रहा है वो ये देखना चाह रहा है कि आपके अंदर मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज है कि नहीं है, ना कि आपकी भाषा कितनी अच्छी है। तो आपके एस्से में वो कंटेंट्स होने चाहिए जो कि ये दिखा सके कि आप किसी भी सिचुएशन का, किसी भी प्रॉब्लम का एक जस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपकी थिंकिंग बैलेंस्ड है, आप हर पक्षों को लेकर सोचते हैं, आपकी जो विचारधारा है वो संकीर्ण नहीं है, आपकी विचारधारा बायस्ड नहीं है। ये बातें ज्यादा आवश्यक है मेरे एस्से में रहे, बशर्ते इसके कि मेरे एस्से में बहुत ज्यादा कोई फैक्ट्स रहें या बहुत ज्यादा कोई हमने कोटेशंस कोट कर दी कहीं से, या हमने बहुत फ्लावरी या बहुत हमने भारी भरकम अंग्रेजी का प्रयोग कर दिया, वो बात आवश्यक नहीं है। आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके उस एस्से में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। राइट सर।
और सर सब्जेक्ट्स का चुनाव कैसे करें, मतलब मेंस, मान लीजिए मैं यूपीएससी मेंस की बात कर रहा हूँ, तो क्या अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करें कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यूपीएससी में एक सब्जेक्ट अभी है और मतलब उसके 2 पेपर होते हैं। 4 पेपर जो हैं वो जनरल स्टडीज़ के हैं। आगे ये भी यूपीएससी प्रस्ताव ला सकती है कि वो एक पेपर भी ख़त्म कर दिया जाए और 6 पेपर जनरल स्टडीज़ के हो जाए। ये भी हो सकता है फ्यूचर तक, ये सबको एक समान प्लेइंग फील्ड मिल जाए। जी। तो वैसे कंडीशन में यूपीएससी चूँकि बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसीलिए आपको इसमें अपने स्ट्रेंथ एरिया पर ही प्ले करना चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, सब में पारंगत हो जाएंगे, तो ये उस व्यक्ति की भूल है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, तो मेरी मेमोरी बहुत पुअर है, मतलब मुझे चीज़ें बहुत मुश्किल से याद हो पाती हैं। जहाँ तक बातें कॉन्सेप्चुअल हैं मैं समझ पाता हूँ, लेकिन जहाँ तक याद करने का सवाल है, कंटेंट बेस्ड कोई अगर चीज़ होती है, तो उसमें मेरी कैपेसिटी बहुत पुअर है। तो वैसे कंडीशन में जब मैंने तैयारी करी तो मैंने ये देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री ये कंटेंट बेस्ड है। ज्योग्राफी का रिसोर्स का चैप्टर कंटेंट बेस्ड है। इसमें मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करना है, बट इसमें मोस्टली याद करना है, और मैं चाहता था कि मेरा ये वीकनेस है। तो फिर मैंने उन टॉपिक्स को कम्प्लीटली छोड़ दिया। ओके। मैंने उसमें डेल्व ही नहीं किया, मैंने उसमें घुसा ही नहीं कि मैं फाइट मारूं और मैं उसको जो है पढ़ने का प्रयास करूं। तो मुझे पता है कि भाई ये मेरी वीकनेस है। जो मेरे स्ट्रेंथ एरियाज थे उस पे मैंने ध्यान दिया। एनालिटिकल मेरा स्ट्रेंथ एरिया है कि एनालाइज कर पाना, उस पे चीज़ों को एक मतलब क्रिटिकल रिपोर्ट लिख पाना, वो मेरा स्ट्रेंथ एरिया है। उसको मैंने ध्यान दिया, उस पर एग्जाम में लिखा। इनफैक्ट आप अमेज्ड होंगे कि हम लोग के टाइम पर तो खैर जीएस का 2 ही पेपर था, अब 4 हो गए। तो उसमें 2 पेपर मिला के 600 नंबर हुआ करते थे। तो 600 नंबर में से मेरा अटेम्प्ट 420 नंबर का ही था। अच्छा। 180 नंबर का तो मैं पेपर ब्लैंक छोड़ के आया था। ओके। कि वो चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने न पढ़ी थी ना आती थी हमें। और सर स्कोर कैसा था उसमें? उसमें हमारा स्कोर 60% था, जो विच इज गुड इनफ। 60% मेरा उसमें था। जो मैंने स्कोर जितना लिखा 420, मैं गॉट 240 विच वॉज 60% ऑफ 420 एंड ओवरऑल 40%। तो क्वालिफाइंग 30 के रेंज में रहता है जीएस का, और डबल आ गया आपका। 30% रहता है, मुझे 40% ओवरऑल आ गया। जितना मैंने लिखा उसका 60% आ गया। 60। तो इम्पोर्टेंट नहीं था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरा कन्वर्ट हो, वो मेरा आंसर अच्छा हो, बशर्ते इसके कि मैं सारे आंसर लिखूँ और आंसर कोई भी अच्छे ना हो। मे बी अब थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, अब क्वेश्चंस कम होते हैं, क्वेश्चंस बड़े होते हैं, तो अटेम्प्ट अब ज़्यादा करना होता है। लेकिन स्टिल मैं यही बोलूँगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ एरियाज पे करना चाहिए फोकस, क्योंकि उस पर आप अच्छा कर सकते हैं। वीकनेस को ठीक करना इतना आसान नहीं होता है कि आपके वो लिमिटेड टाइम में 6 महीने, साल भर, 2 साल की प्रिपरेशन में अपने आप वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दीजिए। स्ट्रेंथ को जितना अच्छा अप्लाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा सर, क्या कोई अलग से ट्रेट होता है कि वो पर्सन एक यूपीएससी मटेरियल है कि नहीं है, कि कोई भी इंसान कर सकता है इसे? नहीं, यूपीएससी क्या, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन आप में एक लेवल का आईक्यू है। बिल्कुल। और इसके बाद जो भी अक्रॉस ह्यूमंस हैं उनमें मे बी 2% ऊपर 2% नीचे किसी में भी आईक्यू हो। ठीक बात है। तो इसीलिए ये कहना कि बाय ओनली यूपीएससी, दुनिया का कोई भी एग्जाम जो इंसानों के लिए बना हुआ है उसे कोई भी इंसान निकाल सकता है। ठीक बात है। केवल बात यह है कि हमने उस चीज के लिए जो तैयारी की है, जो एफर्ट किया है, वो मेरा डायरेक्टेड है कि डायरेक्टेड नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। शूटर होते हैं, बुल्स आई है, आपको शूट करना है गोली, ठीक है। आप गोली को अगर पास में रखेंगे अपने बुल्स आई को तो आप मार लेंगे सेंटर में उसके। बिल्कुल। आप उसको दूर कोई मार लेगा, उसके लिए यू डोंट नीड टू बी अ शूटर। उसको आप दूर करते जाएं, लोगों के निशाने मिस होते जाएंगे, ज्यादा दूर कर देंगे और दूरी से मिस होंगे। ठीक बात है। अंतर कहाँ पड़ रहा है? अंतर पड़ रहा है कि आपका हाथ कितना हिल रहा है। ठीक बात है। हाथ को स्टेबल कोई भी कर सकता है, पॉइंट है कि क्या मैंने हाथ को स्टेबल करने पे ध्यान दिया। हमारा ध्यान ये है कि मेरी गोली गोले पे नहीं लग रही है। रीजन ये नहीं कि मेरी गोली गोले से दूर जा रही है बुलसाई से, रीजन ये है कि मेरा हाथ कांप रहा है। हाथ कांप रहा है। तो अगर हम हाथ को स्टेबल कर लें तो ओलंपिक शूटर जैसा अगर हाथ स्टेबल हो गया तो हम यूरोपियन शूटर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करिए, सर ने कितनी आसानी से कितनी बढ़िया बात बोल दी। हम लोग हमेशा सामने वाले को दोष देते हैं, यार पेपर नहीं निकल रहा है, पेपर नहीं निकल रहा है, मतलब हम ये नहीं सोचते कि क्या हमारा हाथ स्टेबल है कि नहीं। बहुत बढ़िया सर। एक चीज़ और पूछनी थी आपसे। एक अगेन मतलब लोग ऐसा कहते हैं, ये लोग सुनते हैं कि भाई
घर बैठ के तैयारी करनी चाहिए फैमिली के बीच में, कि घर छोड़ के कहीं किसी हॉस्टल में या वहाँ तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि दोनों के अपने पॉजिटिव नेगेटिव हैं। लोग कहते हैं बाहर रहोगे तो तीनों टाइम खाओगे क्या, उसी में दिमाग चला जाएगा। घर में रहोगे तो बड़े सारे डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, चाचा मामा सब आते जाते रहेंगे। तो सर आपका कैसा था और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? देखिए, एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, पढ़ाई में मैंने जो पहले कहा कि पढ़ाई आपको कम करनी है, लेकिन वो कंसिस्टेंट करनी है और इंटेंस करनी है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और आपने मन ला के 2 घंटे पढ़ाई नहीं करी है, तो वो 10 घंटे किसी काम की नहीं। तो अब देखिए, इसमें मैं कोई आपको सिंगल फॉर्मूला नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। ठीक बात है। हर किसी का जो नेचर है वो भी अलग होता है। भाई कुछ लोग ग्रुप में पढ़ के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता उनका, ग्रुप में डिस्कशन करते करते बड़ी आसानी से, सहजता से कुछ चीज़ों को समझ सीख जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अकेले ही पढ़ सकते हैं, उनको अगर कोई 2 लोग और सर पे कोई अगर बोल रहे हैं तो दे विल नॉट लाइक, उनका उससे कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। तो ये आपका अपना आपको निर्णय खुद करना है कि आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी किस मोड से हो सकती है, ग्रुप फॉर्म में हो सकती है या पर्सनल फॉर्म में हो सकती है। ये बात जरूर है कि वो पढ़ाई टीवी देखने और चाचा से बात करने से तो नहीं होगी। सही बात है। तो वहां तो आपको टाइम कम करना ही पड़ेगा अपना, और ऐसा अपना आप चाहे घर में रखें चाहे आप बाहर रखें, चाहे बाहर रहें, आपको जो डिस्ट्रप्शंस हैं अपनी पढ़ाई में वो कम करने पड़ेंगे। आप कम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट पढ़िए। आपको हर दिन पढ़ना है, क्योंकि जो एक बात होती है ना कि भाई विद्या भूली क्यों, फेरा न था। तो इसीलिए विद्या आप भूल जाएंगे, आप नहीं फेरेंगे। आप सोचेंगे हम 2 दिन तो 10 घंटे पढ़ लें और फिर हम 3 दिन पढ़ाई ना करें, तो वो चीज़ में कोई फायदा नहीं है। आप 4 घंटे पढ़िए प्रतिदिन, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। हाँ, तो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगेन सर ने बहुत प्रेवलेंट पॉइंट बोला कि भाई मतलब नहीं कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब ये पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। राइट सर। सर आप अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पोस्ट सिलेक्शन सर लाइफ कैसे चेंज हो गई एकदम से? देखिए, सिलेक्शन आपका जो यूपीएससी है ये कंट्री की प्रीमियर सर्विस है, बिल्कुल। ऑब्वियसली। तो अब ये बात जरूर है कि आप इसके पहले जब रहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे लेवल्स पे आप चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब जैसे किसी मिनिस्टर से मिलना, वो एक सामान्य नागरिक के लिए बहुत सहज नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन इस सर्विस में आने के बाद अब मिनिस्टर से मीटिंग, चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग, प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन, ये बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपको पूरे कंट्री की पॉलिसी बनानी है, पूरे स्टेट की पॉलिसी बनानी है, उस तरह से सोचना है। तो लाइफ में एक ये बदलाव तो आता ही है कि जहाँ तक अभी तक हम इसके आने, इस नौकरी के आने के पहले अपने परिवार तक हमारी सोच सीमित थी, वहाँ इस नौकरी में आने के बाद आपको अब पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, हर किसी के लिए मिलकर सोचना है। ठीक बात है। तो वहाँ तक बदलाव होता है। इस बदलाव में देखिए ग्लैमर भी साथ में आता है। बिल्कुल। आप जब डीएम रहते हैं तो आपकी एक अच्छा बड़ा बंगला रहता है, गनर रहता है, गाड़ियाँ रहती हैं, और साथ में जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं उसी हिसाब से। ठीक बात है। आप जब सचिवालय में रहते हैं तो उसमें जो है फिर और भी तरह की जिम्मेदारियाँ, अलग तरह की जिम्मेदारी रहती हैं। तो लेकिन ये है कि इस बदलाव को ऐसे देखना चाहिए कि ये बदलाव आपके व्यक्तित्व में नहीं आना चाहिए। आपकी जो सहजता है, आपकी जो एक आप जो डाउन टू अर्थ अगर पहले रहे हैं, तो उसमें आपको ये नहीं आप फील करें कि आप कोई बहुत व्यक्ति से व्यक्ति विशेष हो गए हैं, क्योंकि आपको जो भी चीज़ मिल रही है वो उस पद के लिए मिल रही है, और ये पद चेंज भी होंगे। अगर आज आप डीएम हैं, कल आप डीएम नहीं भी रहेंगे, कल आप दूसरे पद पर भी चले जाएंगे जहाँ पर गनर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी। तो इसीलिए ये कभी भी मन में हम इसलिए सिलेक्शन के पीछे ना जाए कि अरे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, या हमें 4 नौकर चाकर मिल जाएंगे, क्योंकि ये चीजें सारी टेम्पररी हैं। टेम्पररी। ये हो सकता है कि आपको मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता है आपके ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाए, कुछ और चीजें आ जाएं। सही बात है। तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। इसीलिए आप नौकरी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने का आपका पर्पस क्या है, वो पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पर्पस है कि हमें तो बहुत ज्यादा कुछ राजसी सुख भोगना है, तो उसके लिए ये आईएएस की नौकरी नहीं है। उसके लिए आप एमबीए करिए, आईआईएम जाइए, हार्वर्ड जाइए, अच्छी नौकरी करिए, पैसा कमाइए, अपना बड़ा बनाइए, वो दैट इज द वे जो कि प्रॉपर तरीका है। कई लोग का तो सर जब से नीली बत्ती खत्म हो गई डिमोटिवेटेड हो गए वो। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप कोई भी नौकरी जब जा रहे हैं
तो आप उस नौकरी को क्यों करना चाहते हैं ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना अगर चाहिए। ये क्लैरिटी होगी तो आप उसमें खुश रहेंगे, अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो आप उसमें खुश नहीं रहेंगे। राइट सर, बट सर हाउ डिफिकल्ट इट इज टू, आई मीन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कीप योर हेड इन पोजीशन वाली बात है कि कभी कभी क्या होता है कि जब क्योंकि मैं आज आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने सर से सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आई एम वेरी श्योर कि आप में से कोई ना कोई इस जगह ज़रूर पहुंचेगा। तो सर कैसे अपने दिमाग को उस जगह पे रखते हैं कि अभी मुझे काम करना है, और जो लोग जो घेर के बैठे हुए हैं और जो मतलब यस मैन के आसपास जो घिर जाते हैं लोग, उससे कैसे बच सकते हैं? नहीं देखिए, बहुत ज़रूरी है, और ये मैं कहता हूँ कि ये नौकरी के लिए नहीं है, हर फील्ड के लिए अप्लाई करता है। आप जब घर पे भी होते हैं अपने, तो घर में भी आपको इम्पोर्टेंट निर्णय लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। अब मेरे बच्चे 3 साल के हैं, लेकिन 3 साल के एज में वो कौन से स्कूल में जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट निर्णय है। राइट। तो ये निर्णय आप लेते हैं, आप जब ये निर्णय लेते हैं तो बहुत चीज़ सोच के लेते हैं, स्कूल कैसा है, पढ़ाई कैसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर की क्या संभावनाएं हैं, बच्चा क्या सीखेगा, हम चीज़ें। आप जब नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको ये चीज़ होनी चाहिए। तमाम लोग आएंगे तो हम सजेशंस देंगे आपको, लेकिन उन सजेशंस को देख के फिर आपको ये तय करना है भाई कि हमारे अपने जो हमारा जो जॉब है इसके साथ हमारा न्याय हम किस प्रकार कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बोला हेड इन पोजीशन, देखिए मैंने पहले ही कहा आपको कि यदि आप नौकरी में गलत कारणों की वजह से आ रहे हैं, अगर आप नौकरी में इसलिए आ रहे हैं कि आपको लगता है कि भाई मेरे 4 लोगों को ये चोरी करने वाले मिल जाएं, गेट खोलने वाला मेरे को आदमी मिल जाए, तो आपका वैसे में फिर दिमाग खराब भी होगा, और फिर जब पोजीशंस आपकी ऐसी रहेंगी जिसमें की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप दुखी भी होंगे, आप डिप्रेस भी होंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये सोच के आए हैं कि हमें देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, हम अगर मेरे पास कुछ एक इंटेलेक्ट है या कोई एक चीज़ है तो उससे हम जो समाज के सोशल उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आपकी सोच इस तरफ है तो फिर आपको फुर्सत कहाँ है ये देख पाने का कि आपके हले भले आपके पीछे खड़े हैं। आपकी तो थॉट उसी को सॉल्व करने में लगी रहती है। बिल्कुल। तो फिर वैसे कंडीशन में आपका हेड कभी हाई होता ही नहीं है, वो छुपा नीचे छुपा ही रहता है। और ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेड झुकने के साथ साथ काम भी बहुत होता है। अभी हम लोग जब बैठे हुए थे, लगातार आपसे मिलने लोग आ रहे हैं, आप फोन अटेंड कर रहे हैं, तो सर दिनचर्या क्या रहती है, कितने बजे से शुरू हो जाता है काम और कब तक खत्म नहीं होता है? देखिए गवर्नमेंट नौकरी में भी अब तो खैर ओपन है कि एटलीस्ट हम लोग के रैंक पे तो खैर काफ़ी वर्कलोड है, बिकॉज आप एक बहुत, अब जैसे मैं अगर अपना ही एग्जांपल लूँ तो मैं मिशन डायरेक्टर कौशल विकास मिशन का हूँ, मैं डायरेक्टर ITIs का हूँ, तो जितने भी 305 गवर्नमेंट ITIs, 2700 प्राइवेट ITIs, ये सारे मेरे अंडर में हैं। तकरीबन 400 ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज़ के लोग, ट्रेनिंग पार्टनर्स, तो एक बहुत मतलब लाखों लोग का ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। हर किसी की समस्याएं उसमें होती हैं, आप उसको देखना है, सॉल्व करना है, आगे लेके जाना है, तो वर्कलोड तो देखिए काफ़ी रहता है। लेकिन साइमल्टेनियसली जो मैं कहता हूँ कि हम लोग वर्कलोड इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम लोग गधे नहीं हैं कि हम लोग लोड धोएं। बिल्कुल। हमें वर्क अपॉर्चुनिटी वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए कि जो भी आप काम आप कर रहे हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का और समाज को आगे लेके जाने का, और आप रोज कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन हो। आप जब रात में सोने के लिए जाएं तो आपको ये मन में संतुष्टि हो कि भाई आज हमने 2 काम ऐसे किए हैं जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है। यस। और यहीं कहीं सर अगर हम इसको उतार दें प्रिपरेशन वाले फेज में, तो क्या हम कुछ ऐसा करिकुलम या टाइम टेबल बच्चे बना सकते हैं जिसमें डेली को चेक पॉइंट हो कि आज मैंने ये 2 चीज़ें कर ली? क्या ये पॉसिबल है UPSC में कि इसका? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका सिलेबस स्पेसिफाइड है। UPSC बिल्कुल भी अनबाउंड नहीं है। UPSC बाउंड है। UPSC आपसे नहीं पूछती है कि रॉकेट साइंस क्या है, वो सिलेबस के बाहर है UPSC के। जो ये कहता है कि UPSC में स्काई इज द लिमिट, वो गलत कहता है। UPSC एक स्पेसिफिक स्किल से टेस्ट करती है, उसका स्पेसिफिक सिलेबस है। बात यह है कि हम उस सिलेबस को पढ़ते ही नहीं है। हम बाजार में जो एक पॉपुलर थ्योरी है कि सब कुछ पढ़ डालो, सब कुछ पढ़ लो, उसमें लगे रहते हैं। अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक रहेगा, आप उस टॉपिक पे बुक उठाएंगे, आप उसको नोट तैयार करेंगे या जैसे भी अंडरलाइन करेंगे, जो भी करना है आप उसको पढ़ लेंगे, आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर आप अगले टॉपिक पे जाएंगे, उसको तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि भाई साल 1.5 साल में आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आपका तैयार हो गया। सर तो ये भी एक बाउंड चीज है, ये अनबाउंड। तो इसलिए ये मेरा जरूर मैसेज है आपके माध्यम से हमारे सारे UPSC एस्पिरेंट्स को कि स्मार्ट प्रिपरेशन करें
और ये मान के चलें कि यूपीएससी में सिलेबस कन्फाइंड है, चीजें कंटेन्ड है, आप उसको अनकन्फाइंड अनकंटेन्ड मत करिए। सर एक जो क्वेश्चन ये हमेशा मेरे दिमाग में भी उठता है, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए सर कुछ समय से एक व्यक्ति तैयारी कर रहा है, उसने 2 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, 5 अटेम्प्ट दिए, 6 अटेम्प्ट दे दिए, मतलब वट एवर अटेम्प्ट, सर ये रुकता कहाँ पे जाके है? मतलब कब आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि मेरा नहीं होगा? मतलब एक तो ये मार्केट में थ्योरी है नेवर गिव अप, लेकिन अप टिल विच पॉइंट? नहीं, आपने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट उठाया है, क्योंकि देखिए आप जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपके फिर पीछे आप केवल अकेलौते व्यक्ति नहीं है, आपके पीछे आपके माता पिता हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी पत्नी हो सकता है जो कि इंतजार कर रही हो। ठीक बात है। शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी की उम्र जा रही है। ठीक बात है। तो तमाम चीजें इसमें रहती हैं। तो इसमें देखिए एक बात आपको समझना होगा कि यूपीएससी आईएएस का एग्जाम एक कंपटीशन है। तो कंपटीशन में आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक ये है कि आप कंट्री में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल, उस रेस में कहाँ है, उस रेस में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये अब सपोज करिए कि आप बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहे हैं शुरुआत से, तो आपके लिए आप सोचिए कि मेरा सीधा सीधा आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा, ये टफ है। इसलिए टफ है कि ऐसा नहीं कि आपकी आईक्यू कम है, मैंने पहले बोला कि आईक्यू किसके बराबर है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आप बचपन से कर रहे हैं। तो या तो आपने उन गलतियों को ढूंढ लिया है और आपने उन गलतियों को ठीक कर लिया है, तब तो आप ये एग्जाम भी पास कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप जैसे जीवन जीते आ रहे हैं उसी जीवन जीने की शैली में आपने ये भी शुरू कर दिया, तो नतीजा भी वही होगा जो कि आज तक रहा है। बिल्कुल ठीक है। यूपीएससी के लिए नहीं, वो हर एग्जाम के लिए होगा जो कि रहा है। तो इसीलिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए कि जो इस एग्जाम में कितने लोग बैठने वाले हैं, किस बैकग्राउंड के, किस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के लोग बैठने वाले हैं, और वो जो रैंकिंग जो बनने वाली है उस रैंकिंग में अगर हमको ऊपर के 1000 लोग लिए जाने हैं तो क्या मैं टॉप 10,000 में हूँ किसी पीछे के परिदृश्य में, क्या मैं टॉप 20,000 में हूँ, तब तो मैं उसके लिए प्रयास करूं। अगर मैं पहले ही मुझे दिख रहा है कि मेरे से ऊपर 10 लाख लोग हैं, तो फिर वैसे कंडीशन में मेरी ये राय उन लोगों के लिए है कि फिर वैसे कंडीशन में आप दूसरा एग्जाम के लिए ट्राई करिए। आईएएस एक मात्र एग्जाम नहीं है, बिल्कुल पीसीएस भी होता है, बैंक का, क्योंकि आप कम समय में, क्योंकि आप क्या करेंगे भाई, आप जब एक अलग एग्जाम के लिए जाएंगे तो वहां पर उस एग्जाम में बैठने लोगों की संख्या कम हो जाएगी। हो सकता है यूपीएससी के रैंकिंग में तो आप आते हो 1 लाख में, लेकिन बैंक पीओ में आप आ जाए 10,000 में। ठीक बात है, वहां का सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए अपने आप को प्रॉपर एसेस करना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी ये नहीं है कि मेरे पास तो ताकत है नहीं और हम सोचे कि हम लड़ लेंगे बिल्कुल सुमो फाइटर से। ये जो करता है ये बेवकूफी करता है। इसीलिए यूपीएससी भी हम इसलिए ना करें कि भाई हर कोई कर रहा है हम भी देर लग जाए, अरे 25 साल के हैं तो यूपीएससी दे लेते हैं, 30 के हो गए तो पीछे दे लेते हैं, अब 35 हो गए तो कुछ और दे लेते हैं। वो ना करिए, अपने आप को एसेस करिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और उसको एसेस करने के बाद उस एग्जाम की तैयारी करिए। पहले मे बी आपने वो एग्जाम निकाल लिया, आप उसमें सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपकी एस्पिरेशन है यूपीएससी करने की, आपको लगता है कि आपने उन चीजों को सॉल्व कर लिया है जिस वजह से आप पहले फेल कर रहे थे, आपने उन चीजों को पकड़ लिया है और उसको सॉल्व कर लिया है, तो आप जरूर यूपीएससी करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ये शायद हम सबको अलग अलग बैठ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबका फॉर्मूला अलग होगा, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सर बड़ा एक ट्रेंड बना हुआ है। मैं सर देखता हूँ बच्चे यूपीएससी से, आपने बोला तैयारी में आते हैं, तैयारी के बाद वो सारे पेपर भरते हैं, उनको लगता है यूपीएससी इज़ अ बिग अम्ब्रेला, उसके अंडर में सारे पेपर छोटे छोटे हैं, तो अगर हम उसकी तैयारी करेंगे तो ये भी हो जाएंगे। पर ये फिर धीमे धीमे जब वो में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसा है नहीं। तो अच्छा, घर वालों से भी क्या प्रेशर एक बार आता है कि तुम आईएएस तैयारी कर रहे हो, बैंक क्लर्क तो निकाल के दिखाओ, लेकिन ये दोनों बड़ी अलग तैयारियां हैं। तो आई मीन सर उस बारे में अगर कुछ आप नहीं, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए कमी हर इंसान के अंदर है। ऐसा नहीं है कि अब अगर आप जैसे मान लीजिए मेरा एग्जांपल लीजिए, तो भाई मैं स्पोर्ट्स में बहुत पुअर हूँ, कोई मुझे बोले कि मैं 100 मीटर दौड़ लूँ तो मैं आखिरी आऊँगा, सब लोग आगे निकल जाएंगे मेरे से। तो अगर
एक ऐसी रेस हो जिसमें कि 100 मीटर दौड़ना हो, तो वहां मैं फेलियर हूँ। ठीक बात है। उसी प्रकार से हो सकता है भाई कि हिंदी में एस्से लिखने में कोई व्यक्ति होता है कि वो फेलियर हो, मैथ्स का टॉपर हो। ठीक बात है। तो हर बच्चे का अपना स्ट्रेंथ एरिया होता है और हर व्यक्ति का फेलियर पॉइंट्स होता है। इसीलिए एज अ व्यक्तित्व, एज अ पर्सनैलिटी कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। पॉइंट ये है कि जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं, आप उन स्ट्रेंथ एरियाज में काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे? काम नहीं कर रहे। अगर आप अपने स्ट्रेंथ एरियाज में काम करेंगे तो आप सक्सेस पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप अपने वीकनेस में काम करेंगे, आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे, आप इसमें जो है डिसर्टन भी होंगे और आप डिप्रेस भी होंगे। आज मैं सोचूं कि मैं आईएएस नहीं बनूंगा, मैं तो ओलंपिक दौड़ूंगा 100 मीटर, मैं सोच लूँ, तो वैसे कंडीशन में चाहे मैं 10 साल ट्राई करता हूँ, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। ठीक बात है। तो यहाँ पर ये नहीं इम्पोर्टेंट कि मैं 10 साल दौड़ा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैंने उस दिशा में प्रयास किया जिस दिशा में मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी। निरर्थक है पूरा प्रयास। निरर्थक है प्रयास। तो इसीलिए ये हम किसी पॉपुलर थॉट से ना जाएं, हम बहुत ही बिल्कुल न्यूट्रल होके ये चिंतन करें कि हम किस नौकरी के लिए बने हैं। मेरा इंटरेस्ट हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में हो। ठीक बात है। तो हम वैसे कंडीशन में फोटोशॉप सीखें, फोटोग्राफी करें। आई कैन बी अ गुड फोटोग्राफर। तमाम रिक्वायरमेंट है, एनिमेशन है, तमाम चीजें हैं, आपको बनाना पड़ता है, यूआई चाहिए होता है उसमें हमको अच्छा जो फोटोग्राफर। तो हम क्यों सोचें कि नहीं हमको तो आईएएस बनना है। सही बात है। तो ये चिंतन अगर हम कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कॉलेज पास होने के 1 से 2 साल के अंदर आप अच्छी जॉब नहीं पा सकते हैं। अगर आपको 5 साल 6 साल लग रहे हैं, आप नौकरी नहीं पाए हुए हैं, तो आप रीथिंक करिए। आप जो चीजें कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका रास्ता गलत है और उसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो आगे भी अचीव कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सर धीमे धीमे एक चीज़ और मैं मतलब देखता हूँ उस एंड पे जाके कि बेरोजगारी का भी एक अलग कंफर्ट जोन होता है। आदमी मतलब ये मैंने बहुत लोगों से सवाल पूछा है और ये क्योंकि मैं देख रहा हूँ 5-5 साल इंसान घर पे बैठा हुआ है बोल के कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, लोग भी उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोले भाई आईएएस बन जाएगा ये, और अल्टीमेटली धोखा इंसान अपने साथ कर रहा है। और ये बहुत बहुत बड़ा है, मतलब ये नंबर है, ऐसा नहीं है 2 4 5 10 लोग हैं, ये लाखों की संख्या में। तो वो असेसमेंट जो करना है, जो सर ने बताया कि भाई एक बार आंखें खोल के, दिमाग खोल के असेसमेंट कर लीजिए। डीमोटिवेट नहीं कर रहा है कोई भी आपको, आई एम वेरी श्योर आप लोग का सबका निकलेगा, बट सर दैट असेसमेंट हैज़ टू बी देयर। एक टाइम लाइन 3 साल 4 साल 5 साल पर करना होगा। मेरा एक सिंपल छोटा मैसेज सारे आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि जो मैंने पहले भी अपने इसमें कहा है कि देखिए, अचीव आप सब कुछ कर सकते हैं। आईएएस भी एक एग्ज़ाम है, आईआईटी भी एक एग्ज़ाम है, इसी प्रकार से अन्य भी एक एग्ज़ाम है। आपका रास्ता सही होना चाहिए, सही रास्ते को चुनिए, सही रास्ते पे चलिए, आप मंजिल जरूर अचीव करेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली देखिए, दुनिया में कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती है, छोटी केवल इंसान की सोच होती है। इसीलिए बहुत बार विभिन्न कारणों से आईएएस नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए प्रतिवर्ष यूपीएससी 1000 लोग ही निकालेंगे। अगर यूपीएससी में बैठने वाले 10 लाख लोग हैं तो 9,99,000 लोग का यूपीएससी नहीं क्लियर होगा। तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो 9,99,000 लोग की इस हमारे देश में ज़रूरत नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। तो ये मन में हम भाव न लाएं। और देखिए, हमारा जीवन एक लिमिटेड समय के लिए है, और ख़ासकर जो युवा हमारा जो एज होता है 25 साल से लेकर 35 साल 40 साल का जो एज होता है, वो बहुत हमारा प्राइम पीरियड होता है। तो इस प्राइम पीरियड को हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने साथ धोखा बिल्कुल ना करें। यूपीएससी की तैयारी करें, मेहनत करें, लगन से करें। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं इसके लिए नहीं बने हैं, तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए हम इस तैयारी में ना रहें। हम इसके बाद जो अन्य हमारे रास्ते हैं, ऑप्शन हैं, हम उसमें जाएं, क्योंकि वहाँ जाके हम एक तरह से नौकरी पाके समाज के लिए भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर में आ जाएंगे, आज जो हम लोड है उससे, और साइमल्टेनियसली अपने घर परिवार माता पिता के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है कार्य कर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोग को बहुत बहुत वेल विश करता हूँ कि आप जितने भी लोग एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग का आईएएस में सिलेक्शन हो, यूपीएससी में सिलेक्शन हो। और यदि ना हो तो भी बिल्कुल दुखी मत होइए। आप जो भी करिएगा हमारे देश के लिए ही करिएगा, देश का ही भला होगा।
और इसी के साथ मैं लास्ट में जो ख्वाब स्ट्रीट की टीम है, जो चैनल है, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये लोग कंटेंट बना रहे हैं, इनको सब्सक्राइब करिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस और इस तरह के जो कंटेंट हैं इनके माध्यम से मिलेंगे। हो सकता है उससे आपका प्रदर्शन हो सके।